इसमें भाई जी दो तीन चीज़ें हैं समझने की एआई के पूरे मामले में। एक तो ये कि जो नाम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थोड़ा सा हालांकि देर से आया, यानी कि 50s में आया और काम थोड़ा सा पहले शुरू हो गया था। अच्छा। और ये मतलब हालांकि ये पूरी जो स्टोरी है तो चार्ल्स बेबेज ने जो मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन बनाया था सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए, यानी कि सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग के लिए, वहाँ से शुरू होती है टेक्निकली तो। लेकिन अगर हम सही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के हिसाब से बात करें तो ये पूरा मतलब इसमें मेरी अपनी व्याख्या है कि वो पूरा काम शुरू होता है एलन ट्यूरिंग के पेपर से। अच्छा जी। एलन ट्यूरिंग बेसिकली जो है क्रिप्टो एनालिस्ट कह सकते हैं एक तरीके से। वो जो जर्मन जो आर्मी जो कोड बनाती थी, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में आर्मीज एक दूसरे से बात करने के लिए कोड बनाती कोड में बात अब भी कोड में करते हैं। अभी कोड में करते हैं। तो एक तरीके से कोड को फिर डिकोड करने की भी जरूरत पड़ती थी कि एनिमी जो है किस तरह की कोडिंग कर रहा है तो उसको डिकोड भी किया जाए। तो एलन ट्यूरिंग मैथमेटिशियन थे, वो काम करते थे। और उस वक्त बहुत सारे दूसरे मैथमेटिशियंस थे जिनके साथ उनका डायलॉग था, उनके अपने रिसर्च गाइड और दूसरे लोग। इस बीच एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर लिखा और वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस पेपर को पढ़ते हैं। 20-22 पेज का वो पेपर है। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के रिश्तों पर है और वो बिल्कुल नॉन टेक्निकल पेपर है, यानी कि उसमें ऐसी कोई मैथमेटिकल बात नहीं है लंबी चौड़ी के किसी को समझ में ना आए, बड़े आराम से कोई भी उसको पढ़ सकता है। उसमें एलन ट्यूरिंग ने कुछ एक बातों की तरफ इशारा किया। एक तो उन्होंने, क्योंकि उस वक्त कुछ था तो नहीं, लेकिन कंसेप्चुअली बात चल रही थी, यानी कि अवधारणा के स्तर पे बात चल रही थी। ऐसा तो ऐसा सच तो कुछ हुआ नहीं था तब तक। तो ऑब्जेक्शंस उठ रहे थे लेकिन और ऑब्जेक्शंस कहाँ से आ रहे थे? ऑब्जेक्शंस धार्मिक लोगों की तरफ से भी आ रहे थे, थियोलॉजियंस की तरफ से आ रहे थे, ऑब्जेक्शंस साइकोलॉजिस्ट्स की तरफ से भी आ रहे थे, ऑब्जेक्शंस बायोलॉजिस्ट्स की तरफ से भी आ रहे थे, सोशल साइंटिस्ट्स की तरफ से भी आए। उन्होंने इन सब ऑब्जेक्शंस को सिलसिलेवार उस पेपर में डील किया और अपने रिस्पॉन्सेज दिए कि आप इस चीज़ से इतना ज़्यादा आतंकित मत हों, और जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर की इंटेलिजेंस कह रहे एक तरीके से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा बाद में नाम आया, उसको बहुत संवेदनशील तरह से और बहुत सीरियसली देखे जाने की ज़रूरत है। इसको छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि मशीन के पास ना इमोशन नहीं है। हाँ, कहते और हैं हमारे पास इमोशन है और उस इमोशन के ग्राउंड को लेके हम अपने आप को यूं कहे कि मोटा मोटी तौर पर जितना मैं दोस्तों से बात करके समझ पाया हूं, इस इमोशन के आर्गुमेंट के सहारे ह्यूमंस ने एक तरह से मशीन्स के ऊपर अपनी एक ज्ञान मीमांसीय एज रखी हुई है। ज्ञान मीमांसीय एज से मेरा मतलब ये है कि ये मशीन कुछ भी कर ले, कैलकुलेशंस कर ले मुझसे लाखों गुना ज्यादा, लेकिन मेरे जैसी मुझसे लाखों गुना ज्यादा वजन उठा ले, जैसी भी आपसे वजन उठा ले ज्यादा, ये मुझसे लाखों गुना तेज भाग ले स्पेसशिप में, लेकिन मेरे जैसे इमोशंस इसके नहीं। ओके। मेरा अपना निवेदन ये है कि इमोशन जो है, जिसको हम इमोशन कह रहे हैं, एक तो वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बातचीत के करते करते आप मुझे धमका दें तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरा रिएक्शन मोटा मोटी तौर पर नेगेटिव ही होगा। यानी कि मैं कितना ही अपने सेल्फ को धो मांज लूं, आपने अगर मुझे बातचीत के बीच में अपमानित कर दिया तो ये तो हम तय नहीं कर सकते कि मुझे कितने डिग्री पर गुस्सा आएगा या मैं कितना मेरा मुंह बन जाएगा, लेकिन एक बात पक्की है कि मेरा रिस्पॉन्स मोटा मोटी नेगेटिव हो जाएगा। इसका अर्थ इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी का एक एलिमेंट आ गया ना। यानी कि आप पहले से ये बता सकते हैं कि मेरा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा होगा। तो मुझे ये बताइए कि जो चीज़ एडवांस में प्रेडिक्ट हो पा रही है मोटा मोटी तौर पर, हालांकि वो कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका एक पैटर्न है। मेरी मम्मी साड़ी लेने जाती है दुकान पर, मेरी चाची, मौसी, मेरी छोटी बहन सब जाते हैं। वो लगातार शफल करते हैं साड़ियों को साड़ी की दुकान पे, और फिर थोड़ी देर बाद किसी एक साड़ी पर उनकी नज़र रुक जाती है। अब कोई व्यक्ति 100 बार, 150 बार, 200 बार अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करता रहे तो वो समझ जाएगा कि ये किस रेट के रेंज में, किस कलर के स्पेक्ट्रम पे, किस तरह के फैब्रिक पे और किस तरह के डिज़ाइन को पसंद करते हैं। वैसी साड़ी लेते हैं। पैटर्न पसंद वो पता चल जाएगा उनको पैटर्न पता लग जाएगा। अब ये एक इमोशनल डिसीजन भी है, ये एक इकोनॉमिक डिसीजन भी है, क्योंकि इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, इमोशन भी इन्वॉल्व है, और इसमें एस्थेटिक सेंस, कला की एक समझ भी इन्वॉल्व है भी, किस तरह का डिजाइन पसंद आता है। लेकिन क्या इसका कोई पैटर्न है ही नहीं? पैटर्न तो है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है,
मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न पहचाना तो जा सकता है। यही रीज़न है कि आप एक ख़ास तरह की चीज़ जब पसंद करने लगते हैं तो थोड़ी देर के बाद मशीन की एल्गोरिदम आपको वैसी ही एडवर्टीजमेंट्स सुझाने लगती है। अब सवाल ये है कि वो जो एडवर्टीजमेंट्स दिखा रही है जिन ऑब्जेक्ट्स की, तो वो आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज को भी तो पकड़ ही रही है ना। तो कट टू कट शॉर्ट, ये लंबी स्टोरी होगी, टू कट शॉर्ट, शॉर्ट मत करो, आप डिटेल में बताओ। तो मैं उसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसको आप इमोशन कह रहे हैं वो भले ही प्रेजेंट स्टेज में मुझे उतना मतलब मैं उसके अंदर, हम ये कह सकते हैं कि हम उसके अंदर उतना डीपली तो नहीं जा पाए उस इमोशन के अंदर, लेकिन वो इमोशन उतनी सैक्रोसैंक्ट और उतनी परिपवित्र चीज नहीं है कि पैटर्न रिकॉग्निशन के डोमेन से ही आप उसको बाहर ले जाएं। उसके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, उसके पैटर्न्स हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्या ये इमोशनल, आपके गुस्से के इमोशनल रिस्पॉन्स को मशीन इमिटेट भले ही ना कर पाए, लेकिन उससे आपका जो बीपी बढ़ता है, क्या उसका मेजरमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है। यानी कि आज की तारीख में हम उसके एक एस्पेक्ट को तो पकड़ ही लिया हमने, अब फ्यूचर में धीरे धीरे चीज़ें और भी आएंगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे जी। फिर किसी ने ये कहा कि जी आप परमात्मा के प्लॉट के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस तो परमात्मा का प्लॉट है, तो ये आपको क्या अधिकार है कि आप परमात्मा के प्लॉट में एंटर करें? तो थियोलॉजिकल एक ऑब्जेक्शन आ गया कि आपको परमात्मा के प्लॉट में एंट्री करने का क्या राइट है? तो अब अगला उसमें उन्होंने अपनी तरह से रिस्पॉन्स दिया। अगर हम उसको अपनी तरह से अगर इसको इंटरप्रेट करें तो आप ये कह सकते हैं कि अब सर सैयद एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे, मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप से साइंस को पढ़ते वो बात बहुत अच्छी लगती है। तो सर सैयद एक बात कहा करते थे कि खासतौर पर उन्होंने ये बात कुरानिक इंटरप्रिटेशन के, क्योंकि जब उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई अलीगढ़ में तो जो थियोलॉजियंस थे उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन आया कि आपने साइंटिफिक जो है ना स्टडीज़ शुरू करवा दी हैं, वहाँ बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं साइंस के, बहुत सुंदर डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब डिवाइन टेक्स्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं, दैवीय टेक्स्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं, तो ये एक्स्ट्रा मॉडर्न साइंस पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने एक विचार दिया कि द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्क ऑफ गॉड कैन नॉट बी इन कंट्राडिक्शन विद ईच अदर। परमात्मा का कार्य और परमात्मा के वचन आपस में कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। परमात्मा के वचन क्या है? रिवील्ड टेक्स्ट, डिवाइन टेक्स्ट। और परमात्मा का कार्य क्या है? ये नेचर। तो कॉम्प्लीमेंट्री। परमात्मा के वचन को जो अध्ययन करना चाहता है वो रिवील्ड टेक्स्ट का अध्ययन करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परमात्मा के कार्यों का जो अध्ययन करना चाहता है वो फिजिकल साइंसेज में आ जाए। तो इस तरह से तो ये जो इंटेलिजेंस वाली जो बात है कि हम परमात्मा के प्लॉट में एंटर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है परमात्मा के प्लॉट में इंटरफियर करने का कोई सवाल नहीं है। परमात्मा के प्लॉट को समझने की एक कोशिश है, ठीक है, और उसमें मुझे लगता है कि कोई दखल अंदाजगी की बात नहीं। तो एलन ट्यूरिंग साहब ने ये सारा एक फिलोसॉफिकल ग्राउंड तैयार कर दिया एआई के लिए। उस वक्त तक हालांकि एआई नाम नहीं था, उसको एक तरीके से आप मशीन इंटेलिजेंस कह सकते हैं। एआई नाम थोड़ा सा बाद में 7, 8, 10 साल के बाद आया। और दूसरी बात जो इसमें समझने की है एआई में, वो ये कि एआई को आमतौर पर कंप्यूटिंग के साथ ही एसोसिएट करके हम देखते हैं, लेकिन कंप्यूटिंग एआई का एक हिस्सा है, कंप्लीट नहीं है। एआई उससे बड़ा कैनवस है। एआई को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन्स है, अनुशासनों का एक अनुशासन है, अलग अलग विषयों का एक मेटा सब्जेक्ट है। उसमें साइकोलॉजी भी काम कर रही है, क्योंकि अगर मशीन को आपसे बात करनी है तो मशीन को साइकोलॉजी में ट्रेन होना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने पूछा उस पे कि इस बीमारी की कौन सी दवाई दूं, तो उसने कहा कि डॉक्टर आप हैं या मैं हूं। मतलब उस एआई को ये पता है कि वो ये बंदा जो मुझसे पूछ रहा है, मेरे ज्ञान की परीक्षा ले रहा है, खुद एक डॉक्टर है, तो उसने उसको जवाब देना भी उचित नहीं समझा। तो इतना ब्रेन कहाँ से ले आया एआई? उसको तो क्योंकि बहुत बड़े डाटा सेट पे ट्रेन किया गया। इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। एक दिन मैं एआई से चैट जीपीटी से बात कर रहा था, और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि आपके रिस्पॉन्सेज में और मेरे रिस्पॉन्सेज में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। अच्छा, ये पूछा मैंने एआई से, पूछा चैट जीपीटी से। और फिर मैंने ये पूछा कि जैसे मैं फील करता हूँ क्या वैसे ही आप भी फील करते हैं, और मेरे स्टेटमेंट्स में और आपके स्टेटमेंट्स में बुनियादी फ़र्क क्या है। तो चैट जीपीटी ने एक बड़ी अच्छी बात कही मुझे। चैट जीपीटी ने ये कहा कि आपके स्टेटमेंट्स में एग्जिस्टेंशियल स्टेक होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके घर पे बैठा हूँ अभी, और आपकी बुराई कोई मुझे दिख जाए, तो वो एक ट्रूथ मेरे हाथ लग गया, यानी कि आपकी बुराई मेरे हाथ लग गई, लेकिन उसको कहने में मेरा एक एग्जिस्टेंशियल स्टेक है। आप मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल सकते हैं। मशीन जब कोई स्टेटमेंट देती है तो मशीन के पास कोई एग्जिस्टेंशियल स्टेक नहीं होता। हाँ, वो बोल देगी उस बात को। तो उसका जो कहा हुआ ट्रूथ है
मशीन का कहा गया जो सत्य है, चैट जीपीटी जो आपको सत्य कहता है और आप जब सत्य कहते हो, तो उन दोनों सत्यों में बुनियादी अंतर ये होता है कि आपके कहे हुए सत्य में एग्जिस्टेंशियल स्टेक है, आपका दांव पे लगा हुआ है कुछ, आपका अस्तित्व दांव पे होता है। तो ये बात चैट जीपीटी ने मुझे कही कि जब मैं आपको ट्रूथ बताता हूं तो मेरा कुछ दांव पे नहीं लगा होता, आप ज़्यादा मुझे लॉग आउट ही तो करोगे। भाई आपको चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया तो आप ज़्यादा लॉग आउट कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, लेकिन अगर मेरी बात पसंद नहीं आया तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब मैं ट्रूथ को रिकॉग्नाइज कर लूँगा तो कहते हुए मैं अपने जो पूरे स्टेक्स हैं उसको देखूंगा। तो मतलब चैट जीपीटी ने ये बात मुझे कही। फिर मैं कोई टॉपिक उससे डिस्कस कर रहा था फिनोमिनोलॉजी का, तो मैंने कहा कि आप भी फिनोमिनोलॉजिकली फील करते हैं क्या? बोले नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं फील नहीं करता। तो ये बात मशीन ने कही। तो उसका रीज़न ये है कि उसको इतने बड़े डाटा सेट पे ट्रेन किया गया है, और अब तो ये है कि उसमें पूरी दुनिया का डाटा है उसके अंदर, और वो बहुत बड़ी रेंज है उसके अंदर डाटा की रेंज है। उसको, जिसको आपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा। वो ये भी बता सकता है कि मूड खराब है तो क्या करें, वो आपको डीप से डीप कोई नॉलेज चाहिए वो भी दे देता है। मतलब इंसानी बिहेवियर के साथ साथ उसको मतलब हर तरह के डाटा में कन्वर्ट किया कैसे, ये इतना मतलब कहाँ से लाई इतनी सोर्सेज उसके अंदर ही? देखो, एक तो उसमें भाई जी ये कि एक साल का काम नहीं है। एक तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमें दिख रहा है अब ये काम 2020-21 के बाद से, तो उसमें एक तो ये नहीं है कि काम ही 2020-21 के बाद शुरू हुआ है, काम तो ये शुरू हो चुका है एलन ट्यूरिंग के टाइम से, यानी कि 1950 के टाइम से। फिर जब एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई डार्टमाउथ कॉलेज में, ये सब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हुए, मैकार्थी वगैरह तमाम लोग, इन्होंने फिर ये टर्म भी उन्हीं दिनों पॉपुलर हुई, ये जो टर्म आई AI। अच्छा। एक और टर्म आई थी बीच में साइबरनेटिक्स करके, ऑटोमेशन आया, साइबरनेटिक्स आया, फिर अल्टीमेटली ये टर्म ज़्यादा चली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पर ये सोचा गया, एक रफ एक मॉडल बना लिया कि भाई आपकी इंटेलिजेंस की एक अनुकृति तैयार करनी, रेप्लिका तैयार करना है। ऐसा नहीं कि कोई नई इंटेलिजेंस खड़ी करनी है, कोई ऑल्टरनेटिव इंटेलिजेंस खड़ी नहीं करनी, आपकी जो इंटेलिजेंस है उस इंटेलिजेंस को इमिटेट करना है। अब ये तो सुनने में तो बात बड़ी आसान लगती है। अब अगला सवाल क्या आएगा, आपकी इंटेलिजेंस क्या है? आपकी इंटेलिजेंस डिफाइन कैसे हो? आपकी इंटेलिजेंस के कंपोनेंट क्या है? ये काम कौन करेगा? ये काम कंप्यूटर साइंटिस्ट थोड़ी करेगा, ये काम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का है। ये उन्होंने किया। अब तीसरा डायमेंशन, इसको लैंग्वेज में कौन कहेगा? ये काम कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं करेगा, ये काम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट नहीं करेगा, ये काम कौन करेंगे? लिंग्विस्टिक्स के लोग करेंगे। चॉम्स्की वगैरह के जो पुराने पेपर हैं उस दौर के 50s के, अगर आप देखेंगे तो उन पेपर्स को ना जब आप देखेंगे तो थोड़ी देर तक पता नहीं चलेगा ये भाषा का पेपर है कि मैथमेटिक्स का पेपर है, क्योंकि वो उन्हीं दिनों ने तैयारी शुरू कर दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि माई नेम इज एक्स, तो इसका एक वाक्य विन्यास में शब्दों का एक ऑर्डर है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कहाँ सब्जेक्ट लगेगा। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं कि माई नेम इज एक्स को एक्स माई नेम इज, तो उसकी सेंस अदल बदल हो जाएगी। तो मशीन को ये भी समझाना है कि अगर सिंटैक्टिकल ऑर्डर बिगड़ जाए तो उसको थोड़ा ठीक कर लें, जैसे आजकल वो ऑटो करेक्ट कर देता है, स्पेलिंग्स को तो कर ही देता है। कोई लेटर लिखा डाला और कि इसको करेक्ट कर दो, वो करेक्ट करके दे देता है आपको। तो उसको लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर हैं, जिसके लिए यूनिवर्सल जेनरेटिव ग्रामर पे काम हुआ, तो ग्रामर को कंप्यूटर की तरफ ला करके कि उसको कैसे ऑर्डर में ब्रेक कर दें, और हर एक कोड तैयार किए गए, सब्जेक्ट के, वर्ब्स के, वर्ड्स के, हेल्पिंग वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के, एडवर्ब्स के, मतलब पूरे जर्मन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में, क्योंकि पहले तो वेस्ट में ही काम हुआ ज़्यादा। और फिर उनको पूरा टैबुलेट कर लिया गया और सालों तक ट्रेनिंग चली। हिट एंड ट्रायल चलते रहे, कभी कभी कोई मॉडल काम आए, कभी कोई मॉडल काम नहीं आए। जैसे हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी चाय पीते हुए, जैसे शुरुआत के दौर में जब हमको लगता है कि छोटा सा काम है, जैसे चेयर एक ऑटोमेटिक मशीन को कहना है कि इस चेयर को खिसका के आप उस कमरे के उस कोने पर रख दो, ये काम मुझे तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एक मशीन को समझाना पड़ेगा तो आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी, पूरी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें चेयर, फिर चेयर को बताएं कि चेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और अगर आपने उसमें ये लिख दिया कि 4 पैरों वाली चीज चेयर होती है, तो मशीन के लिए तो फिर टेबल भी चेयर ही है, क्योंकि इसके भी 4 पैर है। फिर बताना पड़ेगा कि ये चेयर क्यों नहीं है, उसकी बैक होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आपको जो आसान सी बात लगती है कि चेयर को यहाँ से उठा के एक ऑटोमेटिक मशीन वहाँ रख दे, उसको ये समझाना कि चेयर को आइडेंटिफाई करो और जो नॉन चेयर है उनको छोड़ देना, कहीं ऐसा ना कि उनको भी खिसकाने लग जाओ। तो शुरुआत में जब प्रोग्राम्स लिखे गए तो बड़े लंबे और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखे गए। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस में जो कंप्यूटिंग की, जो कोडिंग की जो लैंग्वेजेस हैं, उनमें विकास हुआ।
और धीरे धीरे अब तो खैर बहुत आगे तक काम आ गया। अच्छा, पीछे एलोन मस्क ने ये कहा था कि आने वाले टाइम में है ना लोग खाली होंगे क्योंकि सारा काम एआई कर देगा और जॉब्स, खाना वगैरह भी सस्ता होगा, सब कुछ, काम ही नहीं होगा हमारे पास। तो एआई क्या रिप्लेस कर देगा सब कुछ को? तो उसमें भाई जी दो हो सकते हैं। एक तो ये कि मेरा इस मामले में बड़ा स्पष्ट मत ये है कि इसमें कोई स्पष्ट प्रेडिक्शन तो कभी हो ही नहीं सकती फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन हिस्ट्री में हम 2 इंस्टेंसेस देखते हैं, 3 इंस्टेंसेस देखते हैं कि पहले क्या हुआ। क्या ऐसा शोर कभी पहले भी मचा है? हाँ, जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए तो मचा था, तो एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक्स, नौकरी खा जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली नौकरियां तो नहीं गई कंप्यूटर्स के आने से। दूसरा, जब मशीन्स आई थी, जैसे यूरोप के अंदर जब पावर लूम आया, जब बिजली से चलने वाले स्टीम इंजन, उससे पहले ये अपने ये स्टीम इंजन से चलने वाले जब लूम आए, पावर लूम्स आए, तो जो हैंड लूम्स पे काम करने वाले जो एम्प्लॉय थे, हथकरघे पे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज थे, उसकी मूवमेंट भी चला हो, उन्होंने उनका एक पूरा मूवमेंट चला, लुडाइट मूवमेंट। उन्होंने कहा मशीनें तोड़ देंगे, लेकिन मशीनों के तोड़ने से कोई मशीनों का आना तो रुका नहीं कभी दुनिया में। ठीक है। तो एक तो ये है कि मेरा अपना मानना है कि हमें बहुत ज़्यादा लुडाइट होने की ज़रूरत नहीं होती और लुडाइट होने का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। हालांकि पुराने नॉस्टैल्जिया में आकर्षण तो हमेशा होता है, टांड पे रखी हुई चीज़ में हमेशा एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया होता है। बिल्कुल होता है। और हुआ ये है कि कल्चर जो है, आमतौर पर जैसे हम डिफाइन करते हैं कल्चर को, उसमें भी एक, क्योंकि हमारी इस चीज़ों की समझ तो कल्चर से ही आती है। आमतौर पर अकेले हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हम जो टांड पे रखी हुई जो पुरानी चीज़ें हैं उनके साथ कोई इमोशनल रिश्ता तो कायम कर नहीं पाते। हम उसको एक अजीब सी एक इमोशनल एनर्जी दे के उसको ग्लोरीफाई करने लगते हैं। पहले ये था, पहले वो था, पहले ऐसे बीजने थे, और हमारे घर में इसी चलता रहता है और हम बोलते ही रहते हैं पहले क्या कमाल बीजने थे। तो कहने से क्या होगा, कोई काम आने नहीं बीजने, वो मतलब टांड पे रखी हुई चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, उसका म्यूजियमीकरण हमने कर दिया। ऐसे आइडिया के अंदर भी होता है। तो पुराने आइडिया के अंदर भी हमारी इमोशनल एनर्जी इन्वेस्टेड होती है, बड़ा प्रेम होता है उससे, आइडिया से। जैसे हर व्यक्ति को वो बचपन के दिन वगैरह वगैरह। बच्चा ये सोच रहा है कि बड़े कब हो जाएंगे, बड़ा ये सोच रहा है बचपन के दिन। तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी के संसार में पुरानी टेक्नोलॉजी हमेशा आपको मोहित तो करती है, क्योंकि जानी पहचानी टेक्नोलॉजी है। इस मामले पे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने काम किया है, और आचार्य रजनीश अपने डिस्कोर्सेज में जो है ना इस बात को बहुत एम्फेसिस देके कहा करते थे। तो मैं उनका बल्कि इस बात के लिए उनका थैंकफुल भी हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी की जो समझ है, ये मतलब आचार्य रजनीश के डिस्कोर्सेज में 60s 70s में उन्होंने इस बात को बार बार कहा कि आने वाली टेक्नोलॉजी में जितना हम इस बात में टाइम वेस्ट कर देते हैं कि ये क्या करेगी, यानी कि एक बड़ी मजेदार बात है ह्यूमैनिटी के साथ कि आने वाली टेक्नोलॉजी पहले तो आप में एंग्जाइटी जनरेट करती है। 10 साल तो मेरे एंग्जाइटी में निकल जाते हैं, हाय ये क्या करेगी। इतने वो 10 साल और आगे निकल चुकी होती है। इससे मुश्किल ये होती है कि आप जो 10 साल में उसको डील कर चुके थे, कर सकते थे, आपने अपना टाइम बिना बात 20 साल कर लिया। टेक्नोलॉजी आपकी एंग्जाइटी से नहीं रुकेगी, टेक्नोलॉजी तो आ गई है, आ गई वो गलत भी हो सकती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जितनी शानदार और जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उसके डेंजर्स भी उतने ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली भी बन सकती थी, बन रही है। न्यूक्लियर एनर्जी से बॉम्ब भी बन सकता था और बना है और यूज़ भी हुआ है हिरोशिमा नागासाकी पे। तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि एआई का मिसयूज़ नहीं होगा, क्योंकि जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ भी होता है और मिसयूज़ भी होता है। हम इतना कर सकते हैं आज की तारीख में जो हमारे करने लायक काम है, यानी कि इस फ्यूचर, यानी कि एक तरीके से जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में जाने की बजाय, कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी में जाने की बजाय, हम इतना कर सकते हैं कि हम इस सिस्टम को थोड़ा क्लोजली समझें। और स्कूल लेवल्स पर, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको इसमें जो मज़ेदार बात है, मैथमेटिक्स की जो बुक्स लगती हैं भारतीय स्कूल्स में, उसमें ना लास्ट में अपेंडिसेस दी हुई हैं कुछ, वो पेपर में नहीं आती। वो पेपर में नहीं आती तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रूफ इन मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथमेटिकल रीजनिंग। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एआई को ट्रेन करते वक्त कंप्यूटर ने जब आपकी बात को समझा, यानी कि जैसे आप बता रहे थे चैट जीपीटी ने मेरी बात को ऐसे ऐसे समझ लिया, तो वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग के पूरे पैटर्न्स को समझता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मेरा सोचना, एक होता है मेरे सोचने का पैटर्न। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। यानी कि मैं जो सोचता हूँ वो तो एक चीज़ है, लेकिन मेरे सोचने के अपने कुछ पैटर्न होते हैं। मैं बार बार उन्हीं रिजल्ट्स पे पहुँचता हूँ उन पैटर्न्स के कारण। दो एग्जांपल लेते हैं जो लॉजिक की दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं, जैसे सिलोजिस्टिक लॉजिक में या सिंपल लॉजिक में एक स्टेटमेंट है, ऑल मैन आर मॉर्टल,
लॉजिक की सारी क्लासेस में पहली कक्षा में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें कि सभी व्यक्ति मरण धर्मा है या मतलब मरते हैं। पहली स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट बी, एक्स इज ए मैन, भाई ऑल मैन आर मॉर्टल, एक्स इज ए मैन, तो इससे स्टेटमेंट सी निकली कि एक्स विल डाई, क्योंकि सभी व्यक्ति मरते हैं, एक्स एक व्यक्ति है तो एक्स भी मरेगा। तो पहली दो स्टेटमेंट से तीसरी स्टेटमेंट आपने निकाल ली। एक सोचने का एक पैटर्न हो गया, पूरी दुनिया में लोग ऐसे सोचते हैं, ये सोचने के कुछ पैटर्न्स हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट लेते हैं ऐसी ही, स्मोकिंग से कैंसर होता है, राम स्मोकिंग करता है इसलिए राम को भी कैंसर होगा, ये कोई गारंटी नहीं है। यानी कि ये बात ठीक तो हो सकती है, बहुत हद तक ठीक भी होगी, लेकिन इतना एग्जैक्ट नहीं है इसी पैटर्न में जितनी एग्जैक्ट ना भी हो क्या पता पहली वाली टर्म थी। यानी कि लॉजिक का एक ही तरीका दूसरे कंटेक्स्ट में जाने पर उतना एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता जितना एग्जैक्ट रिजल्ट पहले में दे रहा था। अब ये जो पूरी लॉजिक की दुनिया है, मेरे सोचने का जो पैटर्न है, इसको समझाने के लिए मैथमेटिक्स में मॉडलिंग, रीजनिंग और प्रूफ की एक पद्धति है। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा थी, बड़े लोगों ने तो काम किया, लेकिन अब एआई आने के बाद मुझे लगता है कि अब उन चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली पढ़ा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल दूं, हम मतलब अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। जैसे आपका सोचने का बिल्कुल एक अलग पैटर्न हो सकता है, मेरा बिल्कुल अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ बुनियादी ग्राउंड्स बड़े सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मेरी कोई गलती निकालनी होगा तो आमतौर पर आप क्या कहेंगे कि यार तेरी है ना, अभी तो तू ये कह रहा था, थोड़ी देर पहले ये कहा था, अभी तू ये कह रहा है, तेरी तो बात आपस में कट रही है। यानी कि आप किसी व्यक्ति की पूरी बातचीत में जब कोई गड़बड़ डिटेक्ट करते हैं तो उस गड़बड़ को डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीकों में से सबसे पॉपुलर एक तरीका है कंट्राडिक्शन डिटेक्ट करना। अब एरिस्टोटल ने जो सोचने के जो कुछ बुनियादी तरीके दिए हैं आइडेंटिटी के, कंट्राडिक्शन के, यानी कि ये जो पेन है ये पेन ही है, ये गिलास नहीं है, इसकी आइडेंटिटी पेन ही रहेगा। अगर ये एक ही समय पर पेन और एक ही समय पर गिलास हो जाए तो फिर तो सारी भाषा ही बिगड़ जाएगी। मैं आपसे कहूँगा पेन पकड़ाओ, आप मुझे गिलास सब मिक्स हो जाएगा। तो ये जो पूरे सोचने के पैटर्न्स हैं ये लॉजिक के द्वारा एआई को सिखाए गए। जो लंबी कहानी मैंने खींच दी, ये लंबी कथा इसलिए खींच दी कि इसको थोड़ा सा एक झलक मिल पाए कि ये अच्छा, ये काम सबसे बड़ी समझने की बात है 50 के दशक में शुरू हुआ काम है ये। बताओ, ये कई लग रहा है ये अभी 2-4 साल की बात है। अच्छा, अभी 2-4 साल में क्यों हुआ? आपके पास उतना स्ट्रांग हार्डवेयर नहीं था, यानी कि इतने बड़े डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इतने बड़े डाटा से रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए और उसको हाई स्पीड पे करने के लिए हार्डवेयर भी तो चाहिए ना। तो जैसे आप गोरिल्ला से अच्छा सोच पाते हो तो इसलिए सोच पाते ना, आप हार्डवेयर भी बढ़िया है, आपकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है, आपका जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, आपका जो पूरा जो पूरा क्रेनियल जो पूरा ढांचा है, ये गोरिल्ला से बेटर है, तो आप गोरिल्ला से ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं। तो हार्डवेयर भी चाहिए, केवल सॉफ्टवेयर से बात नहीं बनती। तो फिलोसॉफिकली जो काम ट्यूरिंग वगैरह ने शुरू किया था, मैकार्थी ने, ट्यूरिंग ने, चर्च ने, ये जो बड़े जो लोग थे, उसमें लिंग्विस्टिक्स के लोग थे, विटगेन्स्टीन वगैरह, इन तमाम लोगों ने जो काम फाउंडेशन खड़ी की थी 50-60 के दशक में, 40 के दशक में, उसको देखने में हमें जो ये जो इतना टाइम लगा है, वो टाइम इसलिए लगा है कि उसमें हार्डवेयर के आने की बहुत समस्या थी। अब वो समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं, डाटा की स्पीड की समस्या दूर हो गई है, हार्डवेयर की समस्या दूर हो गई है, तो अब चीज़ें अलग ढंग से चलेंगी। तो मेरा तो उसमें निवेदन यही है कि डेंजर तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन अब सवाल ये है कि मैं जैसे इस बात का रोने में समय व्यतीत करूं कि खतरा आ गया, या तुरंत उससे निपटने की तैयारी शुरू करूं। यानी कि कहीं आग लग गई है तो सीखने में ही भलाई है ना, आग तो लग गई है, अब सवाल ये है कि मैं रोऊं या पानी की बाल्टी लेने भागूं। तो पानी की बाल्टी यहाँ पर है कि आप कोडिंग सीखें, आप लॉजिक के सिस्टम को सीखें, आप एआई के पूरी फंक्शनिंग के साथ और गहरा रिश्ता कायम करें, ताकि जो नई जो जनरेशन आएगी, नई जो पीढ़ी आएगी, क्योंकि अभी तो सारा सिस्टम वेस्ट से आ रहा है, हमारे पास सारी चीज़ें तो खुलती नहीं एकदम से, क्योंकि डाटा के सेंटर्स वहाँ पर हैं, स्टोरेज की चीज़ें वहाँ पर हैं, जो मैं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग चीज़ें वेस्ट से आ रही हैं। हमारा अभी चीज़ें भारत में भी चीज़ें विकसित हो रही हैं, लेकिन मोटा मोटी तौर पर वेस्ट से आ रहा है। तो उसका ऑल्टरनेटिव तो तभी खड़ा हो पाएगा जब यहाँ पर बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आम जनता जो है वो एंग्जाइटी में टाइम खराब करने की बजाय, मतलब कोई टाइम खराब करना चाहे एंग्जाइटी में करे, उसका अपना आनंद है, मतलब कि गुड लक टू हिम, मतलब वो ये समय व्यतीत कर सकता है इस बारे में कि जी नाश हो गया, ठीक है, आप इस बात को 50 बार रिपीट करते रहिए, नाश हो गया। अब दूसरा ऑप्शन भी है,
कि जो हो गया उसको आप कितनी क्लोजली समझ सकते हैं। अच्छा, ये जो AI है, इसकी जो पूरी दुनिया है, इसमें अभी कौन सा कंट्री सबसे आगे है, या फिर ये नॉलेज शेयर करते हैं आपस में सारे कंट्रीज? इसमें मतलब बेसिकली तो अगर आप कंपनियों के, अगर इसको चीज़ को देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है कि AI के टूल्स कौन से हैं और उन ऐप्स के मालिक कौन कौन हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनके ऑफिसेज कहाँ हैं। तो उस हिसाब से तो हम जानते हैं कि भाई यूरोप और अमेरिका ही बनते हैं और सारी की सारी चीज़ें। अच्छा जी। मतलब मोटा मोटी तौर पर तो वही है चीज़ें। चाइना के अंदर भी बहुत चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, हालांकि उसमें मेरा अपना मानना ये है कि क्योंकि वहाँ पर मीडिया उस ढंग से शेयर नहीं करता होगा, शेयर नहीं करते चीज़ें वो, लेकिन ये कि वो बहुत आगे हैं और वो बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। और उन चाइना के साथ जो मुझे अच्छी जो बात लगती है, उन्हीं का है, मुझे जो अच्छी जो बात लगती है चाइना के साथ वो ये है कि उनके एजुकेशन सिस्टम के साथ कि वो टेक्नोलॉजी के आने के बाद कभी इस बात में समय नष्ट नहीं करते कि हाय क्या हो गया। हाँ, वो उसको अपना लेते हैं और उससे तुरंत उस पर काम शुरू कर देते हैं, जबकि बाकी संसार 5 साल इसी बात में निकाल देता है कि हाय क्या हो गया। तो कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि उनसे सीखने की, हालांकि मैं कोई बहुत उनसे एग्री नहीं करता चाइनीज़ पॉलिसी से, वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है उनकी सीखने की कि वो तुरंत उस पर काम करना शुरू करते हैं। और रिसर्च पेपर्स की दुनिया में तो साइंस में काम अभी तो इसमें काम बढ़ेगा बहुत, AI तो बहुत अभी शुरू होगा। बच्चा है अभी तो 5 साल का 6 साल का, ये अभी तो बड़ा होगा, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तमाम तरह की डिफिकल्टीज आएंगी। पर इससे बचने का कोई वो नहीं है कि आप इसको अपनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अपनाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसको क्रिटिकली ऑब्जर्व करें, उसको सीखें। मतलब जैसे मोबाइल की मैं एक एग्जांपल दूं कि बहुत सारे साथी हैं स्मार्टफोन से बहुत दिनों तक दूर भी रहे, हम आप भी दूर रहे, बटनों वाला फ़ोन यूज़ करते रहे। फिर एक वक्त ऐसा है कि हर चीज़ ही व्हाट्सएप के ऊपर कम्युनिकेट हो रही है, तो अल्टीमेटली हमको वहाँ पर आना पड़ा। अब उसका आप कितना जुडिशियस यूज़ कर पाते हो ये आपके ऊपर है। जुडिशियस यूज़ तो आपके हाथ में, सही बात, लेकिन यूज़ ना करना वो मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, फिर तो आप लुडाइट हो जाओगे।